हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। कई बार ऐसा होता है हम कुछ चीज़ें बाद के लिए टाल देते हैं, जैसे कि जब हमारे हालात ठीक होंगे तब हम ये चीज़ करेंगे, या जब हमारे पास पैसा होगा तब हम ये चीज़ करेंगे, तब हम बिजनेस सेटअप करेंगे। पर क्या होता है कि तब तक के लिए कोई और बाजी मार चुका होता है, तो इसलिए और वो बाद कभी आता ही नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आप जो है जब मौका मिले, जैसे ही आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी विचार हो, उसको आप एक्शन में बदल दीजिए। ठीक है, बाद के लिए कुछ मत टालिए। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम भी एक्शन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025 बाय विद होल्डिंग। विद होल्डिंग करना मतलब, विद होल्ड करना मतलब रोकना। ठीक है, क्या रोकते हुए? तमिलनाडु सेंट्रल शेयर ऑफ समग्र शिक्षा फंड्स। तो समग्र शिक्षा फंड का तमिलनाडु का जो केंद्र का शेयर है उसको रोक के फॉर रिजेक्टिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा फंड्स के तहत तमिलनाडु का जो केंद्र का शेयर है वो रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को लागू करने से मना कर दिया, इसलिए The union government is flexing its muscle to coerce states into submission. फ्लेक्स मसल करने का मतलब क्या होता है? अपनी ताकत दिखाना, अपना डोमिनेंस दिखाना। तो यहाँ पे केंद्र सरकार अपनी ताकत दिखा रही है कि वो इस स्टेट को, तमिलनाडु को मजबूर करे। कोर्स करना मतलब मजबूर करना, कि मजबूर करे इनटू सबमिशन। सबमिशन मतलब समर्पण पे, यानी कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अग्री कर जाए। इसके लिए उनको मजबूर करने के लिए उनका जो केंद्र वाला हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हिस्सा है फंड्स का, वो रोक दिया गया है। This move also undermines the intent of the समग्र शिक्षा स्कीम 2018-19। ये जो कदम है, जो समग्र शिक्षा स्कीम है 2018-19, इसकी जो मंशा है, इंटेंट मतलब मंशा है, उसको भी अंडरमाइन करता है, यानी कि कमजोर करता है। विच कंसोलिडेटेड द सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें कि क्या किया गया है? जो सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इनको कंसोलिडेट करा है, इनको मजबूत करा है, एकत्रित करके मजबूत करा है। The scheme was designed to ensure equitable access to quality education for all school children। अब ये जो स्कीम है वॉज डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि इंश्योर, सुनिश्चित किया जा सके, इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब फेयर, जस्टिस से भरी हुई, जस्टिस से भरी हुई, इम्पार्शल एक्सेस। किस चीज़ का एक्सेस? क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के पास हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम जो है बनाई गई थी। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, तमिलनाडु हैज रिपीटेडली फ्लैग द नॉन डिसबर्सल। तमिलनाडु ने बार बार हाईलाइट किया, फ्लैग करना मतलब हाईलाइट करना। क्या हाईलाइट किया? नॉन डिसपर्सल की पेमेंट्स जो है वो खोली नहीं गई हैं, वो पेमेंट्स जो है उनका भुगतान नहीं किया गया है। कितनी की पेमेंट है? 2152 करोड़ रुपीस की। वार्निंग दैट, और ये चिंता जाहिर करी है, वार्निंग दी है, दैट फंडिंग शॉर्टफॉल हैज सिवियरली स्ट्रेन्ड इट्स स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने ये चिंता जाहिर करी है कि ये जो फंडिंग का शॉर्टफॉल है, इसकी जो कमी है, इसने उनके स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेन किया है, यानी कि उसके ऊपर दबाव डाला है, उसको परेशान किया है। अफेक्टिंग नियरली 40 लाख स्टूडेंट्स, इसमें लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। एंड 32,000 स्टाफ मेंबर्स, और 32,000 स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, हैज एक्सप्लिसिटली ब्लेम्ड, उन्होंने स्पष्ट रूप से ब्लेम करा है द स्टेट फॉर द इम्पैस। जो ये गतिरोध है उसके लिए उन्होंने पूरे तरीके से तमिलनाडु के स्टेट को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। डिक्लेयरिंग, घोषित करते हुए, दैट द फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली इफ तमिलनाडु इम्प्लीमेंट्स द एनईपी इन लेटर एंड स्पिरिट। और ये कहा गया कि फंड्स तभी लागू किए जाएंगे जब
जो ये सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, वो लेटर एंड स्पिरिट मतलब कि लिखित में भी और एक्चुअल में भी ऑन ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट करे, किसको, एनईपी को। एडिंग फ्यूल टू फायर, अब इसमें आग में घी डालने का काम क्या किया, ही हैज इंसिस्टेड दैट द स्टेट अडॉप्ट द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। इन्होंने जोर दिया इस बात के ऊपर कि ये जो स्टेट है, तमिलनाडु का जो स्टेट है, वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करे, मैंडेटिंग, जिसमें कि तमिल हो मैंडेटिंग या नेसेसरी तमिल हो, इंग्लिश हो, एंड अ रीजनल लैंग्वेज इन स्कूल्स, और एक रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाए स्कूल्स में। This stance disregards Tamil Nadu's long-standing opposition to the trilingual system. ये जो रुख है केंद्र का, ये तमिलनाडु का जो बहुत लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा जो ऑपोजिशन है, विरोध है ट्राइलिंगुअल सिस्टम को, उसको डिसरिगार्ड करता है, उसकी उपेक्षा करता है। डेटिंग बैक टू 1937, जो कि कितना पुराना है ये, 1937 से भी पहले या उस समय से ये लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि हम ट्राइलिंगुअल सिस्टम नहीं अपनाएंगे। एंड इट्स फर्म कमिटमेंट टू अ टू लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल एंड इंग्लिश सिंस 1968, और इन्होंने 1968 में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, फर्म मतलब दृढ़ कमिटमेंट दिया था, कर लिया था कि हमारा जो स्टेट है वो टू लैंग्वेज पॉलिसी पे ही चलेगा, जिसमें तमिल और इंग्लिश शामिल है। गोइंग अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, Mr. Pradhan has accused Tamil Nadu's leadership of being divisive and politically motivated. उन्होंने तमिलनाडु की जो लीडरशिप है, यानी कि उनकी जो सरकार है, उसको, उसके ऊपर आरोप लगाया है कि वो डिवाइसिव है, यानी कि विभाजित कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और उनके इसके पीछे के उद्देश्य और मंशा क्या है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उनका ग्राउंड लेवल पे लोगों की सेवा या लोगों के बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है। He even suggested that the state needs to come to terms with the Indian Constitution. उन्होंने ये भी कहा कि इस स्टेट को, यानी कि तमिलनाडु की सरकार को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है, उसके साथ में कम टू टर्म्स मतलब उसको स्वीकार करना होगा, एंड अडहेयर टू द रूल ऑफ लॉ, और अडहेयर करना मतलब पालन करना, जो लॉ है, लॉ का जो रूल्स हैं उनको पालन करना पड़ेगा। इम्प्लाइंग करना मतलब संकेत देना, क्वाइट अनवारंटेडली मतलब बिना किसी कारण के, दैट द स्टेट वॉज नॉट बींग रन इन लाइन विद द स्टैट्यूट। तो यहाँ पे बिना किसी कारण के ये बात इम्प्लाई कर दी गई कि ये जो स्टेट है, यानी कि जो तमिलनाडु का स्टेट है, उसकी जो सरकार है, वो कानून, स्टैट्यूट मतलब कानून के अनुरूप नहीं चल रही है। Unsurprisingly, the response in Tamil Nadu has been swift एंड शार्प। तो इस बात में कोई शंका नहीं थी, तमिलनाडु से यही एक्सपेक्टेड था, जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही स्विफ्ट है, तेज है और बहुत ही शार्प है। स्पेशली ऑन द लैंग्वेज, तो खास तौर पे जो लैंग्वेज का मसला है, ट्राईलैंग्वेज जो एक सिस्टम अपनाने की बात की जा रही है उसके ऊपर, विच रिमेन्स नॉन नेगोशिएबल फॉर द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो ट्राईलिंगुअल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेती। सभी पॉलिटिकल, यानी कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस बात पे नॉन नेगोशिएबल हैं, उनका रुख इस बात पे बिल्कुल भी बातचीत का नहीं है कि हम ट्राईलिंगुअल सिस्टम को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। Chief Minister M.K. Stalin has rightly questioned which constitutional provision mandates the three language policy. तो एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल वाजिब तौर पे वैलिडली ये सवाल उठाया है कि कौन से संविधान में कहा है भाई कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी अपनाओ, कौन से संविधान में लिखा है, एंड warned that such blatant coercion will not be tolerated। और ये कहा है, उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरीके का ब्लेटेंट कोअर्शन, ज़बरदस्ती का जो थोपना किया जा रहा है, ज़बरदस्ती जो थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। While the NEP claims it does not impose Hindi, successive union governments have until now रिस्पेक्टेड तमिलनाडु's ऑटोनॉमी ओवर इट्स लैंग्वेज पॉलिसी। बोल रहे हैं हालांकि एनईपी का दावा है कि वहाँ पे हिंदी को इम्पोज नहीं किया जा रहा, ठीक है,
सक्सेसिव जो केंद्र सरकारें रही, एक के बाद एक, चाहे बीजेपी की रही चाहे कांग्रेस की रही, अब तक की जितनी भी सरकारें रही केंद्र में, उन सभी ने तमिलनाडु की जो ऑटोनॉमी है, उसकी जो स्वायत्ता है, उस किसके ऊपर, इस भाषा की जो पॉलिसी के ऊपर, उसको रिस्पेक्ट करा। Policies governing subjects in the concurrent list of the constitution require flexibility। जो भी policies होंगी, जो कि अब आपको पता है एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें टॉपिक्स आते हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना फैसला ले सकती है, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फैसला ले सकती है, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर दोनों सरकारें अपना अपना इंडिविजुअल फैसला ले सकती हैं विद डिस्कशन। ठीक है, तो ऐसी जो पॉलिसीज हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसमें हमें वर्सिटैलिटी चाहिए एंड डायलॉग और बातचीत चाहिए टू इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस डाइवर्स रीजन्स, ताकि सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके अलग अलग क्षेत्रों में। A rigid, एक मजबूत, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रिस्क अंडरमाइनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर हम ये एक बहुत कठोर मजबूत ये अप्रोच रखते हैं कि एक ही नियम सबके ऊपर लागू हो जाएगा या एक ही साइज सबके ऊपर फिट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा किसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, यानी कि संघवाद को यहाँ पे अंडरमाइन किया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा। एंड फॉस्टरिंग रिजेंटमेंट, और स्टेट्स के बीच में क्या होगा, फॉस्टर मतलब प्रोत्साहित करना, रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी, विच आर इक्वल स्टेक होल्डर्स इन सेंट्रल स्कीम, जो कि केंद्र की स्कीम्स के अंदर में बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। A more pragmatic approach would be to link समग्र शिक्षा and प्रधानमंत्री schools for rising India। एक ज़्यादा अच्छी प्रैग्मेटिक मतलब कि प्रैक्टिकल जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि डी लिंक कर दिया जाए, दोनों ही स्कीम्स को अलग कर दिया जाए, समग्र शिक्षा को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया से अलग कर दिया जाए, इन दोनों स्कीम्स को फ्रॉम द एनईपी से अलग कर दिया जाए, एंड इंस्टेड टाई फंडिंग टू जेनरिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और इसकी बजाय जो फंडिंग है वो जेनरिक सामान्य तौर पे परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए, कि किस कंट्री की, किस स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर निर्भर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम, इसी समय में तमिलनाडु would do well to finalize and roll out its long pending state education policy। तमिलनाडु बहुत बेहतर काम करेगा अगर क्या किया जाए, फाइनलाइज कर लिया जाए, या फिर और साथ ही साथ रोल आउट कर दिया जाए। रोल आउट करना मतलब शुरू करना, उसका जो लंबे समय से स्टेट एजुकेशन पॉलिसी जो पेंडिंग है उसको स्टार्ट कर दिया जाए एज अ वायबल अल्टरनेटिव टू एनईपी, एक व्यवहारिक ऑल्टरनेटिव के तौर पे, एनईपी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे अगर तमिलनाडु की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। इंश्योरिंग एकेडमिक कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी फॉर इट्स स्टूडेंट, जिसके माध्यम से उनके बच्चों के लिए, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक कंटिन्यूटी, यानी कि उनका सेशन खराब ना हो, है ना, वो चलता रहे, और स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बनी रहे। मैसेज आई होप आप सबको समझ में आएगा। बेसिकली केंद्र सरकार ने, क्योंकि तमिलनाडु ने अभी तक एनईपी को लागू नहीं किया है, तो उसका बदला लेने के लिए या उनको मजबूर करने के लिए कि आप एनईपी को लागू करो, उसके लिए उन्होंने उनकी फंडिंग रोक दी है, जिसको कि राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बिल्कुल गलत तरीका है और इस तरीके से तो सरकारें चलेंगी नहीं, ये तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बात है। तो इसी के ऊपर सारा डिस्कशन है कि तमिलनाडु क्यों ये स्टांस ले रहा है, उनका इतिहास क्या रहा, उनका किस बातों के ऊपर जो है नॉन नेगोशिएबल टर्म्स हैं जिनके ऊपर वो बिल्कुल भी सहमति नहीं कर रहे हैं, और पुरानी सरकारों का क्या रवैया रहा उसके ऊपर। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। जाहिर के तौर पर जो राइटर है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं केंद्र सरकार के इस कदम को, न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, अप्रिशिएटिव नहीं है, उसका प्रशंसा नहीं कर रहे, इनडिफरेंट नहीं है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कन्फ्लिक्ट है वो इसकी मेन थीम है। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी इनकरेक्ट है, क्योंकि एम के स्टालिन ने पूछा ना कि भाई कौन से संविधान में कहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये अप्रोच रख रहे हो वन शूज फिट ऑल, तो वन साइज फिट्स ऑल, तो आपको ये करना चाहिए कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी फिर हर स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो फिर उनके ऊपर भी बर्डन मत डालो।
द कन्फ्लिक्ट ओवर NEP 2020 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। संघवाद के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टेट्स के अंदर एक कन्फ्लिक्ट, एक मतभेद, एक नाराजगी यहाँ पे देखने मिल सकती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following inferences can be drawn about the Union government's approach to Tamil Nadu regarding the national education policy? यूनियन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है तमिलनाडु को लेकर, उनकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो यूनियन गवर्नमेंट जो है फंड्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो मजबूर कर सके तमिलनाडु को NEP को लागू करने के लिए। The union government is using financial incentives to promote educational diversity. नहीं, financial incentives का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। The union government employing funding leverage to compel NEP implementation, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, approximately how many students in Tamil Nadu are affected by the shortfall in समग्र शिक्षा फंडिंग? 40 लाख बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो 40 लाख स्टूडेंट, नियरली 25, 30 to 40 lakh। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which long-standing policy has Tamil Nadu adhered to since 1968? टू लैंग्वेज पॉलिसी, इसे वो पालन करें, इसका पालन करें ना वो 1968 से। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इनकरेक्ट है। सिंगल लैंग्वेज पॉलिसी इनकरेक्ट है। डुअल स्क्रिप्ट पॉलिसी इनकरेक्ट है। 2 लैंग्वेज पॉलिसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज के दिन का काम खत्म करते हैं, आज बंद करते हैं अब इसको। ठीक है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, बिल्कुल करेक्ट है। बिगिन विद एन असाइनमेंट, किसी असाइनमेंट की शुरुआत करना। नेम अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन का नाम लेना। इन्वॉल्व मेनी पीपल फॉर सिंपल जॉब, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिज फैमिली लिव्स डैश माहू इन मध्य प्रदेश। अब जो अगर किसी जगह के बारे में आप डिफाइन करें कि इस जगह में रहते हैं, हम इस जगह में रहते हैं, तो छोटी जगह है, कोई पर्टिकुलर स्थान है, तो उसके लिए एट इस्तेमाल किया जाता है। तो फैमिली लिव्स एट महू इन मध्य प्रदेश, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। S1 और S6 जो है गिवन है करेक्ट पोजिशन में, PQRS को आपको रीअरेंज करना है। CV रमन स्टोरी बिगिंस इन अ विलेज नियर तिरुचिरापल्ली known in his days as Trichinopoly in southern India। बोल रहे हैं CV रमन की कहानी एक गांव में शुरू होती है तिरुचिरापल्ली के पास में, जिसको कि उनके दिनों में जब CV रमन जी जिंदा थे उस समय में इसको त्रिचिनोपॉली के नाम से जाना जाता था, जो कि सदर्न इंडिया में है। When he was 4, जब वो 4 साल के थे, रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, तब उनका परिवार विशाखापट्टनम को मूव कर गया, वहां के लिए चला गया। He was born on 8 नवंबर 1888। तो कहानी की शुरुआत करें तो पहले बंदे का जन्म होगा तभी वो 4 साल का होएगा, यानी कि Q पहले आएगा, P बाद में आएगा, राइट। क्योंकि P में अब हम बात करें जब वो 4 साल के थे, लेकिन उनका जन्म कब हुआ वो कहाँ बताया गया? वो बताया गया Q में। He was born on 8 नवंबर 1888, the second child of R. चंद्रशेखरा अय्यर एंड पार्वती अमाल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। Chandrasekhar Iyer was an athletic man and he took active interest in sports. His father took up a job there as a lecturer. कहाँ पे? there कहाँ? जहाँ पे वो मूव करे वहां पे उन्होंने लेक्चरर की जॉब करी होगी। तो उनके पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि चंद्रशेखर अय्यर जो है वो बड़े एथलेटिक मैन थे और वो एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे स्पोर्ट्स में। His father took up a job there as a lecturer in Mrs. A.V. Narasimha Rao College, where he taught physics, mathematics, and physical geography. His young son Raman was not physically very strong but was very intelligent, and he preferred to read books and work at his studies. और उनका जो युवा बेटा रमन था, छोटा बेटा रमन या युवा बेटा रमन था, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था और वो प्रेफर करता था किताबें पढ़ना या फिर अपनी स्टडीज पे काम करना। ठीक है, तो वो बॉर्न हुए इस इतने साल में, 8 नवंबर 1888 को बॉर्न हुए। ये उनके माता पिता का नाम था। फिर जब वो 4 साल के थे तब वो विशाखापट्टनम मूव कर गए। क्यों मूव करे? क्योंकि उनके पिताजी को वहाँ पे जॉब मिल गई थी लेक्चरर की, और वो AV नरसिम्हा राव कॉलेज में पढ़ा रहे थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिकल ज्योग्राफी।
ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे। तो चंद्रशेखर अय्यर जो थे वो बड़े ही एथलेटिक थे और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा उनका इंटरेस्ट था, रुचि थी। इसके बाद वो बताते हैं कि लेकिन रमन जो थे वो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, पर वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QPSR। QPSR ऑप्शन ए इज करेक्ट। अबॉलिश, अबॉलिश मतलब कुछ चीज रद्द कर देना, मना कर देना, है ना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है असिस्ट। असिस्ट मतलब किसी की सहायता करना, मदद करना। कैंसल मना कर देना, समाप्त कर देना। सबसाइड कम होना। वर्शिप पूजा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैंसल इज करेक्ट। हरीश इज क्लेवर दैन वाइज। अब देखो दैन है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो क्लेवर जब दो क्वालिटीज के बीच में, यानी कि क्लेवर भी क्वालिटी है, वाइज भी क्वालिटी है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी है, ठीक है। विशेषता क्या होती है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है, अगर दो एडजेक्टिव्स के बीच में जब कंपैरिजन होएगा तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस दैन, और फिर जो दूसरा एडजेक्टिव होगा वो आएगा, ठीक है। तो हरीश इज मोर क्लेवर देन वाइज, यानी कि हरीश जो है वो ज्यादा चतुर है समझदार की बजाय। समझदार के कंपैरिजन में वो चतुर ज्यादा है। मोर क्लेवर देन वाइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पेशेंट सेज आई एम फाइन। ये पेशेंट कह रहा है मैं ठीक हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे, पेशेंट सेज ही इज फाइन। आई एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो ही इज फाइन। द पेशेंट सेज दैट ही विल बी, फ्यूचर में नहीं आएगा। द पेशेंट सेज दैट ही इज फाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द स्टेडियम। मुझे याद है। अब मुझे याद है, ये तो ऐसे एज इट इज ही रहेगा। माई मदर, मेरी माँ जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मेन। टेकिंग वर्ब है। मी, मैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाय माई मदर। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाय माई मदर, ऑप्शन ए। Huxley was an exponent of Darwin's theory of evolution. अब एक्सपोनेंट का आपको सिनोनिम बताना है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसका प्रशंसक था, उसका प्रचारक था, उसका समर्थक था। हॉक्सले कोई व्यक्ति थे, वो डार्विन की जो एवोल्यूशन की थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट करते थे, अप्रूव करते थे, उसका समर्थन करते थे। इसका सिनोनिम बताना है, सीज। सीज मतलब जब्त करना, बंद करना, रोकना। टर्मिनेट अगेन रद्द करना, समाप्त करना। प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब होता है उसका प्रचार करना, समर्थन करना। कंक्लूड, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। So option C, proponent is correct. Was in dash state of unconsciousness for about dash R. तो R में आ की साउंड आ रही है, यहाँ पे एन आएगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, नो आर्टिकल इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है। आई वॉज इन, नो आर्टिकल, यानी कि आई वॉज इन स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, नहीं, मैं अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में था। अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस आएगा, तो अ एंड एन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एलाइज, एलाइज कौन होते हैं, सहयोगी, दोस्त, ठीक है। एंटोनिम बताना है एलाइज का और वहां पे फिट करना है। हैव, तो एलाइज दोस्त का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनिमीज। ऑलवेज कम टू हिज रेस्क्यू, उसके दोस्त जो है वो हमेशा उसकी मदद के लिए आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज डैश अटेम्प्ट्स टू डिफेम हिम। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके, किसके प्रयास, फेलोज, फेलोज तो सहयोगी हो गए, साथ में काम करने वाले। स्कॉलर्स विद्वान हो गए। बडीज दोस्त हो गए। एनिमीज दुश्मन, तो उसके जो दुश्मन थे वो प्रयास करते थे उसको डिफेम करने का, बदनाम करने का, पर उसके सहयोगी, उसके दोस्त जो थे वो हमेशा उसकी मदद के लिए आते थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। He is whimsical by nature. No one can seek an explanation from him for his absurd attitude towards others. वो बड़ा ही विम्सिकल है। विम्सिकल का मतलब होता है बड़ा ही कल्पनाशील। तो विम्सिकल की स्पेलिंग होते हैं WHIMSICAL, विम्सिकल। नेचर के स्पेलिंग होते हैं NATUR, यानी कि वो व्यक्तित्व का, उसका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही कल्पनाशील है। कोई भी उससे जवाब तलब नहीं कर सकता, किसके लिए, फ्रॉम हिम फॉर हिज एब्सर्ड, उसका जो बड़ा ही अजीब सा एटीट्यूड है उसके लिए। तो एटीट्यूड के स्पेलिंग क्या होंगे, ATTITUDE, एटीट्यूड, ठीक है।
तो समझ में आ गया क्या क्या स्पेलिंग एरर है। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे whimsical की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, नेचर करेक्ट है, यानी कि ये नहीं होगा। एटीट्यूड करेक्ट है। whimsical की स्पेलिंग तो करेक्ट है पर नेचर के इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। whimsical करेक्ट है, नेचर करेक्ट है, एटीट्यूड के इनकरेक्ट है, ये भी नहीं होगा। whimsical, नेचर, एटीट्यूड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग एनुअली, साल में एक बार आप अपने डॉग को घुमाने ले जाते हैं। जो गोइंग टू मतलब अभी की बात हो रही है, एट प्रेजेंट मोमेंट। रेयरली व मुश्किल ही, ऑलरेडी मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जो घटित हो चुका है। तो यानी कि बच्चा क्या, अभी के लिए नाउ, इस वक्त, अब मैं अपने कुत्ते को घुमाने ले जाऊंगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई मिस द डैश फॉर द नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो डैश है इसमें ये पैराजम्बल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको रीअरेंज करना है। यूजुअली आवर विच फॉर बोर्ड हैड वेट एंड बस आई एंड टू। तो आई मिस दी, मिस क्या किया होगा, कुछ चीज मिस की होगी, मिस दी बस, विच मिस दी बस, विच जो कि आई मैं यूजुअली बोर्ड करता हूँ, यूजुअली बोर्ड, एंड फिर इस वजह से हैड टू वेट फॉर एन आवर फॉर द नेक्स्ट। अब मैं जो आमतौर पे जिस बस में जाता हूँ मैंने आज वो मिस कर दी, इसलिए अब मुझे लगभग 1 घंटे तक के लिए वेट करना पड़ेगा अगली बस के लिए। तो बस विच आई बोर्ड एंड हैड टू वेट फॉर एन यूजुअली आवर नहीं, बस विच आई यूजुअली बोर्ड एंड हैड टू वेट फॉर एन आवर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो अचानक से अंदर से आपको फीलिंग्स आती हैं, आपको अंदर से आवाज़ आती है। कई दफ़ा होता है ना कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आज बारिश होएगी, ऑल दो मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है पर आपको अंदर से इंट्यूशंस आ रही हैं कि ऐसा कुछ होएगा, तो वो हो गया इंट्यूशन। स्पेलिंग करेक्ट है। इंस्टिंक्चुअल, हमारी वही, ये भी इंस्टिंक्चुअल भी मतलब वही है कि आपके अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ हो सकती है, आपकी इंस्टिंक्ट्स कुछ कह रही हैं। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है एकदम से, अचानक से, आवेश में आके या उस हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर देना, इम्पल्सिव, जल्दबाजी में। तो इम्पल्सिव की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, IMPULSIVE, इम्पल्सिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The rising rate of inflation is making life very hard for dash poor। तो जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन का रेट है वो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जीना मुश्किल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खास तौर के हम वर्ग की बात कर रहे हैं और वो वर्ग क्या है, वो वर्ग है द पुअर, ठीक है। तो द पुअर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिंजी, डिंजी का सरनेम बताना है तो उसके लिए आपको पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब होता है गंदा, मटमैला। प्योर, एकदम साफ सुथरा, एकदम शुद्ध। ड्रियरी, ड्रियरी मतलब डल, ग्लूमी, लाइफलेस। स्टेरल, स्टेरल का मतलब बंजर। और ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकदार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ड्रियरी इज द सिनोनिम फॉर डिंजी। ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप, एक्टिव स्लीप के दौरान में द बॉडी इज स्टिल डैश द ब्रेन इज एक्टिव। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स के, दोनों सेगमेंट्स के बीच में कनेक्टर बिठाना है। या तो ये हो सकता है कि बॉडी तो स्टिल होती है, बॉडी स्टिल होती है और ब्रेन एक्टिव होता है, एंड द ब्रेन एक्टिव। या फिर हो सकता है बॉडी तो स्टिल होती है लेकिन बट द ब्रेन एक्टिव। अब क्योंकि स्टिल और एक्टिव जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बट आने की, ठीक है। These the eyes dart back and forth behind closed lids। तो आपकी पलकें तो बंद होंगी लेकिन उसके पीछे भी जो आपकी आईज हैं वो आगे पीछे मूव कर रही होंगी, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होंगी। ब्लड प्रेशर डैश एंड ब्रीदिंग पैटर्न स्पीड्स अप। तो ब्लड प्रेशर भी राइज होगा क्योंकि एंड बोला गया है, तो ब्लड प्रेशर या तो राइज कर रहा होगा या ड्रॉप कर रहा होगा। और जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो स्पीड अप कर जाता है। समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लुक्स लाइक द सेम एज द EEG ऑफ अ पर्सन इन द डैश स्टेट। अब एक ऐसे व्यक्ति का EEG अगर आप लेंगे जो स्लीप की अवस्था में है, एक्टिव स्लीप की अवस्था में है, उसका EEG बिल्कुल सेम होगा उस व्यक्ति से
जो कि कौन सी स्टेट में होएगा, अब जो जागा हुआ है वो उसके साथ मैं कंपेयर करूँगी। ऑल दो वन इज स्टिल अस्लीप, हालांकि वो फिर भी सोया हुआ है, बट एंड और उसकी जो बॉडी है वो स्टिल इनएक्टिव है, ठीक है, या गति नहीं कर रही है। रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप प्लेज अ वाइटल रोल, जो निरंतर आई मूवमेंट होता है स्लीप के दौरान में वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है, निभाता है हमारे हार्मोनाइजिंग द एक्सपीरियंसेस वी हैव इन द वर्ल्ड आउटसाइड, जो बाहरी दुनिया के साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हार्मोनाइज करने में, उनको सिंक्रोनाइज में लाने में। अब फर्स्ट है ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप द बॉडी इज स्टिल डैश द ब्रेन इज एक्टिव। नाइदर द ब्रेन, अब नाइदर नॉर जो है वो एक साथ में आता है, यहाँ पे नाइदर वाली स्थिति नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, तो बॉडी स्टिल है इसलिए ब्रेन एक्टिव है, नहीं। सो अगेन, इसलिए क्योंकि बॉडी स्टिल है इसलिए ब्रेन एक्टिव है, नहीं। बट, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो बट द ब्रेन इज एक्टिव इज करेक्ट। The eyes dart back and forth behind the closed lids, blood pressure dash and the breathing pattern speed up. The eyes relaxes मतलब आराम करती हैं। beeps मतलब कुछ बीप की आवाज़ करती हैं। stables मतलब स्थिर हो जाती हैं। increases, तो आंखों की जो गति है वो इसके साथ में बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सांस लेने की गति जो है वो बढ़ जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। An EEG of someone during rapid eye movement sleep looks almost the same as the EEG of a person in the dash state. Sleeping सोने की स्थिति में होगा, स्टैंडिंग खड़े हुए, वेकिंग जागृत स्थिति में होगा। सो ऑप्शन सी वेकिंग इज करेक्ट। Although one is still asleep and the body is still conscious मतलब सचेत है, immobile यानी कि वो गति नहीं कर रही है, ठीक है। सो ऑप्शन बी गति नहीं कर रही है इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।